गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेरिट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरे जो ये लेक्चर्स हैं ये बेसिकली प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि पहली बात तो ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखिए बच्चों, मैकेनिकल में जब भी आप बात करते हैं, मैकेनिकल जिसको कि आप यांत्रिकी अभियांत्रिकी बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब भी आप बात करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक आपके कुछ फील्ड होते हैं, कुछ डोमेन्स होते हैं जिनके बारे में आप जनरली डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप मटेरियल साइंस के बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल अर्थात हम बेसिकली देखा जाए तो हम जो मेटल्स होते हैं यानी धातुओं के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। जब हम मेटल्स के बारे में या धातुओं के बारे में अच्छे तरीके से जान जाते हैं तो तब हम देखते हैं कि उन मेटल्स पे काम किस तरीके से किया जा सकता है और किस तरीके से हम उन मेटल्स को एक यूजफुल प्रोडक्ट में यानी एक ऐसी चीज़ में बदल सकते हैं जो कि हमारे दिन या फिर मतलब डे टू डे लाइफ जो होती है उसमें जो हम जनरली यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपकी एक ऐसी ब्रांच है या एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को, जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं उनमें वैल्यू क्रिएट करते हैं या फिर उनको हम और ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं दैनिक प्रयोग के लिए। अब मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, उस लकड़ी के टुकड़े को अगर हम एक उपयोगी पदार्थ बनाना चाहते हैं या फिर अगर हम एक उपयोगी वस्तु बनाना चाहते हैं तो हमें उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करने होंगे, हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करने होंगे। तो वो प्रोसेस क्या क्या होते हैं, वो सारे प्रोसेसेस के बारे में ही जब डिस्कशन हम करते हैं, जब उन प्रोसेसेस के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं तो वही हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का पार्ट बन के आता है। तो आपके सिलेबस में जो भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है बेसिकली हम उसी सिलेबस के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और हम हालांकि प्रोडक्शन बहुत वाइड फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन हम सब कुछ तो डिस्कस नहीं कर सकते। जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसी के बारे में हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज दैट पार्ट विच प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्शन सिस्टम, देखिए सिस्टम क्या होता है, जब भी आप बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करके और एक साथ कंबाइन करते हैं तो उन सबको आप मिला के एक सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, तो जो भी प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को या उस वस्तु को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए जो भी मशीनों का आपने यूज किया है या जिन चीजों का भी आपने यूज किया है, चाहे वो आपने व्यक्तियों का यूज किया हो, आपको पता है 3 M होते हैं, मैन, मशीन और मटेरियल। मैन मतलब आपके जो लोग काम कर रहे हैं, मशीन मतलब जो मशीनें आपकी वहां पे यूज हो रही हैं, और मटेरियल मतलब जो भी पदार्थ, जो भी कच्चा माल आप वहां पे यूज कर रहे हैं। तो वो सब चीजें आपके प्रोडक्शन सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। It is the activity whereby resources flowing within the defined system are combined। यानी यहाँ देखा जाए तो आपके कुछ कच्चा माल आता है, कच्चा माल आपकी कंपनी के बाहर से आता है। उस कच्चे माल को या कच्चे पदार्थ को आप क्या करते हैं, आप प्रोसेसेस के थ्रू गुजारते हैं और वो प्रोसेसेस के थ्रू गुजरने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट में बनके तैयार हो जाता है। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है वही बेसिकली आपका एक फाइनल जो है मतलब आउटपुट होता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि फ्लोइंग विद इन अ डिफाइंड सिस्टम, एक पहले से डिफाइंड सिस्टम है जिसके अंदर आपका कच्चा माल प्रवाहित हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है और उसको प्रॉपर्ली आप कंट्रोल कर रहे हैं। और कंट्रोल करने के बाद आप जो है अपनी जो पॉलिसीज हैं जो मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई हैं उसके द्वारा उनको एक फाइनल प्रोडक्ट में तैयार कर रहे हैं। देखिए, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं बच्चों तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट की पॉलिसीज होती हैं कि किस तरीके से काम करना है, आपका प्रॉपर एक रूट चार्ट होता है, आपकी मशीनों की प्रॉपर रखने का एक तरीका होता है। तो वो सारे तरीके, वो सारी पॉलिसीज सबको फॉलो करते हुए आपको फाइनली एक प्रोडक्ट बनाना होता है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, प्रोडक्शन के सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं। क्योंकि देखिए प्रोडक्शन सिस्टम, अब कोई कंपनी जो है वो आपका बेवरेजेस बनाती है, मतलब कोल्ड ड्रिंक बनाती है, कोई कंपनी आपकी कुर्सी बनाती है, कोई कंपनी अपनी मशीनें बनाती है, कोई कंपनी आपकी कुछ और बनाती है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज, बहुत सारी तरह तरह की कंपनियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, बहुत सारे तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से तोड़ सकते हैं, तो उनका यहाँ पे हमने विभागीकरण किया है।
प्रोडक्शन सिस्टम को अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले दो तरह के प्रोडक्शन सिस्टम्स में तोड़ेंगे। एक कहलाता है इंटरमिटेंट प्रोसेस और दूसरा कहलाता है आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इंटरमिटेंट का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है रुक रुक के। इंटरमिटेंट का मतलब जब कोई चीज रुक रुक के होती है तो हम उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। तो जैसा कि नाम से आपको क्लियर है, इंटरमिटेंट प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहां पे जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो प्रोडक्ट ना कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाया जाता, लगातार नहीं बनाया जाता। जब भी उस प्रोडक्ट की डिमांड आती है तब आप उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब जैसे हालांकि एक एग्जांपल मैं आपको लेकर बताता हूं, जैसे हम आइसक्रीम की बात करें तो अगर आइसक्रीम, हालांकि अब तो लोग गर्मी सर्दी सब में खाते हैं, लेकिन आइसक्रीम को पहले गर्मियों में ही खाया जाता था। तो जब आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा होती थी तो आइसक्रीम इंडस्ट्री पूरी तरीके से काम करती थी, लेकिन जब आइसक्रीम की डिमांड कम होती थी तो आइसक्रीम इंडस्ट्री थोड़ा स्लो काम करती थी। तो यहाँ पे क्या है, ये इंटरमिटेंट टाइप का प्रोसेस हो गया। इंटरमिटेंट क्यों हो गया? क्योंकि गर्मियों में वो बहुत तेजी से काम करता है और सर्दियों में वो धीरे धीरे काम करता है। तो यहाँ पे वो रुक रुक के चल रहा है ना। ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको इंटरमिटेंट प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो इंटरमिटेंट प्रोसेस है, इस इंटरमिटेंट प्रोसेस को भी दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि इन सभी को मैं अभी आगे वाली स्लाइड्स में आपको क्लासिफाई करने की कोशिश करूंगा, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। इंटरमिटेंट प्रोसेस आपके जॉब प्रोसेस और बैच प्रोसेस में डिवाइड किया जा सकता है। जॉब प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो आपकी जॉब है उसके बेसिस पे ही आपका पूरा प्रोसेस बनाया गया है। मतलब कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिकली एक ही ऑब्जेक्ट बनाती हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वहां पे आपका जॉब प्रोसेस काम करता है। कुछ ऐसी होती हैं जो छोटे छोटे बैचेस में डिफरेंट टाइप के या फिर अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट बनाती हैं, तो वहां पे आपका बैच प्रोसेस काम करता है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका मास प्रोडक्शन होता है। मास प्रोडक्शन मतलब आपकी डिमांड हमेशा हमेशा चलती रहती है। अब जैसे मैं पानी की बोतल की बात करूं, पानी की बोतल की जो इंडस्ट्री है वो कभी बंद नहीं हो सकती या फिर वो कभी रुक नहीं सकती, तो उसमें हमेशा प्रोडक्शन होता रहेगा, ठीक है। तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहलाएगा। इसके अंदर जो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो मास प्रोडक्शन ही होती है। तो यहां पे भी आपको इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं आप इसको। एक आप कह सकते हैं मास प्रोडक्शन और दूसरा आप कह सकते हैं प्रोसेस प्रोडक्शन। तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं। अच्छा, अगर एक चीज और यहां पे हम देखें कि अगर हम क्लासिफिकेशन देखें यहां पे, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका एक एक्सिस में मैंने इसमें क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ये आपकी वैरायटी को शो करता है और ये आपके वॉल्यूम को शो करता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपका जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आप फ्लो प्रोडक्शन की तरफ जाते रहेंगे। तो आप देखेंगे कि जो सबसे ऊपर है, जो आपका ये जॉब शॉप जो प्रोडक्शन है, इसमें आपका वॉल्यूम बहुत कम है और वैरायटी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप किसी जॉब शॉप टाइप के प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो वहां पे आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन उनका जो साइज होगा, जो लॉट का साइज होगा, वो बहुत छोटा छोटा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि आपने 10,000 प्रोडक्ट बना दिए, बट ऐसा नहीं है कि आप लगातार प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, आप मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वहां पे, ठीक है। छोटा वॉल्यूम होगा। अगर आपको थोड़ा सा और ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, वैरायटी और थोड़ी सी कम करनी है, तो आप बैच प्रोडक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको और ज्यादा वॉल्यूम चाहिए और आपको वैरायटी और कम करनी है तो आप मास प्रोडक्शन में आ जाएंगे। और अगर आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा चाहिए और आपका जो वैरायटी है वो मिनिमम मतलब या तो एक ही प्रोडक्ट हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आपका वो फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा, जो भी हमने ये क्लासिफिकेशन किया है, इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अब हम ये देखेंगे कि इन प्रोसेसेस को कैसे समझा जा सकता है। इंटरमिटेंट प्रोसेस की बात करते हैं। इंटरमिटेंट प्रोसेस यानी जो रुक रुक के चलने वाला प्रोसेस है, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहली बात तो डिमांड कैन बी डिसकॉन्टिन्यूअस। जो आपकी डिमांड है वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकती है। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि वो लगातार नहीं आएगी। आपकी जो डिमांड है वो डिमांड आपकी रुक रुक के आएगी। जैसे मैंने अभी आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया था, आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा कब आती है? गर्मियों में, सर्दियों में हालांकि आती है लेकिन कम आती है, गर्मियों में बहुत ज्यादा आती है। ऑल ऑपरेशनल स्टेजेस मे नॉट बी बैलेंस्ड। जितनी भी ऑपरेशनल स्टेजेस हैं, यानी जिन भी स्टेजेस पे ऑपरेशन होता है, भाई कहीं पे ऑपरेशन ज्यादा होता है, किसी स्टेज पे ऑपरेशन कम होता है, तो यहां पे जो है ऑपरेशन स्टेजेस बैलेंस नहीं होंगी। किसी जगह पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, किसी जगह पे या किसी स्टेज में आपको कम वर्क करना पड़ेगा। एलैबोरेट सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि देखिए, शेड्यूलिंग और सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिफाइन करना पड़ता है कि पहले मैं ये काम करूंगा, फिर इसका ये वाला काम करूंगा, फिर इसका ये वाला काम करूंगा। लेकिन यहां पे इंटरमिटेंट प्रोसेस में आपको क्या है कि जब आपकी डिमांड आएगी तो उस समय आपको बहुत ज्यादा शेड्यूलिंग और सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपकी डिमांड कम होगी तो आपकी शेड्यूलिंग और सीक्वेंसिंग भी आपकी कम हो जाएगी। नीड्स हाई इन्वेस्टमेंट। जिस समय भी आपका
डिमांड आएगी, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। आपको नहीं पता कि उस डिमांड, ऑब्वियसली वो डिमांड जो है प्रीवियस फोरकास्ट के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आपको नहीं पता कि अब जैसे मान लीजिए पिछले साल जो है मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो ओवरऑल बिक्री हुई थी वो अराउंड 10 लाख आइसक्रीम की हुई थी, आइसक्रीम ब्रिक की बात कर रहा हूँ मैं। जरूरी नहीं है इस बार भी 10 लाख की हो, ऐसा हो सकता है कि इस बार 20 लाख पे पहुंच जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इस बार 5 लाख पे रह जाए, है ना। तो आपको यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर आपको रिटर्न की जो है, आपका रिटर्न जो है वो बिल्कुल फिक्स ना हो, आपको ये ना पता हो कि रिटर्न कितना आएगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो आप करेंगे वो हाई इन्वेस्टमेंट आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात, प्लानिंग, राउटिंग एंड शेड्यूलिंग चेंजेस विद फ्रेश ऑर्डर्स। जैसे ही फ्रेश ऑर्डर आएंगे आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, राउटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको शेड्यूलिंग भी करनी पड़ेगी, शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से मेरी मशीन्स के ऊपर वर्क होगा। साथ में आपको स्टोरेज इज नेसेसरी। अब देखिए, जब आपकी हाई डिमांड आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट एकदम से बनने के बाद ही आपके मार्केट में जो है वो सेल आउट होना शुरू हो गया। आपको मार्केट में उसको फ्लोट कराना पड़ेगा, आपको उसकी इन्वेंट्री या स्टॉक आपको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कब एकदम से डिमांड बढ़ जाए और आपको मार्केट में वो अपना मटेरियल जो है वो सप्लाई करना पड़े, ठीक है। तो आपको उसकी इन्वेंट्री करके रखनी पड़ेगी, उसका स्टोरेज करके रखनी पड़ेगी। उसके अलावा कैन एडजस्ट टू अ न्यू सिचुएशन एंड स्पेसिफिकेशन। अगर आपकी कोई नई सिचुएशन या नई स्पेसिफिकेशन क्रिएट हो जाती है तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने प्लांट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपकी इंटरमिटेंट प्रोसेस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। इंस्पेक्शन इज नॉट इन लाइन विद द प्रोडक्शन। आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन और इंस्पेक्शन आपका इन लाइन नहीं होता, मतलब आपका एक साथ नहीं हो सकता। तो ये आपकी कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ आपकी प्रॉपर्टीज थी जो इंटरमिटेंट प्रोसेस से बिलोंग करती थी। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं हम, जॉब शॉप प्रोडक्शन। जॉब शॉप प्रोडक्शन क्या होता है? हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लो वॉल्यूम। भाई मान लीजिए मैं एक जो है स्प्रिंग बनाने वाला मेरी कंपनी है, एक इंडस्ट्री है। अब मेरे पास अलग अलग टाइप की स्प्रिंग बनाने के ऑर्डर आए। पहला एक मुझे बनाना है कि मुझे एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे 10,000 पेन जो होता है मेरा, आपको जेटर पेन जो होता है उस पेन की स्प्रिंग चाहिए। मैंने कहा ठीक है चलो 10,000 पेन की स्प्रिंग का ऑर्डर ले लिया। उसके बाद मेरे पास एक और व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे ना जो लाइटर जो होता है आपके गैस लाइटर, उसमें यूज होने वाली स्प्रिंग चाहिए। अब दोनों का जो स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट है ना, लेकिन है दोनों स्प्रिंग ही, लेकिन दोनों में वैरायटी हो गई। इसकी वैरायटी अलग है, उसकी वैरायटी अलग है, और इसकी भी मुझे 10,000 क्वांटिटी देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी तीसरा एक और व्यक्ति आ गया जिसने कहा कि भैया मुझे जो है आपका जो वो है क्लच जो होता है, उस क्लच में जो पड़ने वाली स्प्रिंग है वो बना के दीजिए 10,000। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे अलग अलग वैरायटी हो गई, लेकिन जो मेरे प्रोडक्ट की वॉल्यूम है वो वॉल्यूम मेरी 10,000 है, विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री जो है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो वो बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी वॉल्यूम है। तो यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। तो जब ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग मुझे करनी होती है तो मैं जॉब शॉप प्रोडक्शन लेके चलता हूँ। जॉब शॉप क्यों बोलते हैं इसको? ये जॉब के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप की मुझे जॉब बनानी है। जिस टाइप की जॉब मुझे बनानी है उसी हिसाब से मुझे पूरी मशीनों को अरेंज करना पड़ेगा, है ना। ओके, यूज ऑफ जनरल पर्पज मशीन्स एंड फैसिलिटीज। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपकी मशीनें जो होंगी वो जनरल पर्पज होंगी, क्योंकि सबसे स्प्रिंग ही बननी है, तो जनरल पर्पज मशीन मेरी यहाँ पे होगी। हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स हु कैन टेक अप ईच जॉब एज चैलेंज बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस। अब देखिए, मान लीजिए किसी ने मुझे ऐसा प्रोडक्ट दिया बनाने के लिए जो अब तक मैंने नहीं बनाया, तो अब होगा क्या, जो मेरे स्किल जो ऑपरेटर्स हैं, उन ऑपरेटर्स के अंदर वो स्किल होना चाहिए कि वो अपनी मशीनों को उस हिसाब से अपडेट कर सकें, अपग्रेड कर सकें, है ना। और मुझे ऐसा भी जरूर, मेरे जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं या जो मेरे यहाँ पे लेबर काम कर रही है, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी मशीनों को किस तरीके से सेटअप करना है, कैसे मुझे शेड्यूलिंग करनी है, किस तरीके से मुझे काम करना है। तो ये सब चीजें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए आपके ऑपरेटर्स को, उनके अंदर स्किल भी होना चाहिए मशीनों को ऑपरेट करने वाला। लार्ज इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, टूल एंड पार्ट। अब देखिए मेरे पास हालांकि छोटी छोटी वैरायटी, छोटे छोटे वॉल्यूम्स में आ रहा है, लेकिन जब आप पूरी वॉल्यूम को काउंट करेंगे तो आपके पास मटेरियल का ऑर्डर, तो आपके पास प्रोडक्ट बनाने का ऑर्डर तो आ रहा है। तो जो ऑर्डर आ रहा है उसको बनाने के लिए कच्चे माल की इन्वेंट्री आपको रखनी पड़ेगी। इन्वेंट्री मतलब आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो कच्चे माल की इन्वेंट्री आपके पास अच्छी खासी होनी जरूरी है। डिटेल्ड प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सीक्वेंसिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ईच प्रोडक्ट यानी हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको सीक्वेंसिंग और आपको जो मशीनों की शेड्यूलिंग है वो बहुत डिटेल में करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा बैच प्रोडक्शन। अब ये बैच प्रोडक्शन क्या होता है? यहां पे आपको एक ही प्रोडक्ट को छोटे छोटे बैचेस में डिफरेंट टाइम के बाद बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक चीज आई, जैसे मान लीजिए मुझे बाइक का कोई पार्ट बनाना है, ठीक है।
अब बाइक जो है मैंने अभी तक केवल 1 लाख बाइक प्रोड्यूस की हैं, तो मुझे अभी 1 लाख वो पार्ट चाहिए, ठीक है। अब जब मान लीजिए मेरी बाइक का कंजम्पशन हो गया, तो अभी तो मुझे केवल 1 लाख पार्ट चाहिए। उन 1 लाख पार्ट्स को बनाने के बाद मैं अपना प्रोडक्शन रोक दूंगा। उसके बाद 1 महीने बाद मेरे पास दोबारा से वही डिमांड आएगी कि भाई 1 लाख प्रोडक्ट और चाहिए। फिर 1 महीने का फिर मुझे गैप मिलेगा, फिर एक बार दोबारा से मेरे पास डिमांड आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे बैच में प्रोडक्शन मिल रहा है, बैच में मुझे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो जब भी कभी मैं बैच में ऑर्डर्स की बात करता हूँ, तो वहां पे मेरा जो मेरा शॉप फ्लोर होता है, या जो मेरी जो प्रोसेस इंडस्ट्री होती है, वो मेरा बैच प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। व्हेन प्लांट एंड मशीनरी आर फ्लेक्सिबल, प्लांट और मशीनरी का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो आपके पास रिक्वायरमेंट आ रही है, उस रिक्वायरमेंट में थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका जो स्प्लेंडर है, उस स्प्लेंडर का भी एक पहला मॉडल चल रहा है, फिर आपका दूसरा मॉडल आया, फिर आपका और अपडेटेड मॉडल आया। उन मॉडल्स में जो यूज होने वाले जो पार्ट्स हैं, वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। उसके बाद है आपका व्हेन प्लांट एंड मशीनरी सेटअप इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आइटम, चेंज ऑफ सेटअप इज रिक्वायर्ड। अब ऑब्वियसली बात है, जब आपके पास एक दूसरा प्रोडक्ट आएगा बनने के लिए, तो आपको थोड़ा सा सेटअप में चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिक्वायर्ड होती है। मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम का मतलब क्या होता है? आपको जो ऑर्डर दिया गया और आपको उस ऑर्डर को पूरा करके जो वापस देना है, उसके बीच का जो टाइम होता है, वो आपका लीड टाइम कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम एंड कॉस्ट आर लोअर, यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग का लीड टाइम भी थोड़ा कम होता है और आपकी कॉस्ट जो होती है वो भी आपकी काफी कम होती है। तो आपको लीड टाइम भी कम मिलेगा और कॉस्ट भी कम मिलेगी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है कि भाई आपका इकोनॉमिक्स भी ज्यादा गड़बड़ा ना जाए। इसके अलावा बात हम करते हैं बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन की। अभी कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस जैसे कि नाम से क्लियर है, कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार चलता रहता है, ठीक है। डेडिकेटेड प्लांट एंड इक्विपमेंट विद जीरो फ्लेक्सिबिलिटी। अब जीरो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरी जो इंडस्ट्री है वो केवल गियर बनाती है, और वो भी एक ही टाइप का गियर बनाती है। क्यों? क्योंकि उस गियर की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है। मान लीजिए मैं 10-12 कंपनियों के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, और मैं 10-12 कंपनी जो है उन सबको गियर सप्लाई करता हूं। तो मुझे केवल एक ही गियर बनाना है, एक स्पेसिफिक साइज का, वो हर बाइक पे वही यूज हो रहा है। तो मेरा प्रोडक्शन कभी रुक ही नहीं सकता। क्यों नहीं रुक सकता? बाइक्स तो डेली बिकती हैं। जब बाइक्स डेली बिकती हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, हीरो की भी बिक रही है, पल्सर बजाज की भी बिक रही है, आपकी रॉयल एनफील्ड भी बिक रही है, सबके अंदर वो सेम टाइप का गियर यूज हो रहा है। तो मेरा प्रोडक्शन कभी नहीं रुक सकता, है ना। तो मेरा प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो मैं केवल अपना प्लांट जो डिजाइन करूंगा, या अपना जो प्रोसेस डिजाइन करूंगा, वो केवल इसी बेसिस पे डिजाइन करूंगा कि मेरे जो गियर है, वो गियर मुझे बनाना है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि मेरे प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे हमेशा ही ये प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं हमेशा परमानेंट सेटअप बनाऊंगा, है ना। तो मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे फ्लेक्सिबिलिटी की। तो यहाँ पे जीरो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। डेडिकेटेड प्लांट होता है। डेडिकेटेड मतलब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए। दूसरी बात, मटीरियल हैंडलिंग इज फुल्ली ऑटोमेटेड। अब एक सिंपल सी बात बताइए, देखिए एक मशीन से दूसरी मशीन तक आपका मटेरियल जाना है, फिर दूसरी मशीन से तीसरी मशीन तक जाना है, फिर तीसरी से चौथी तक, पाथ बिल्कुल परमानेंट है। तो अगर मैं इस प्रोसेस को ऑटोमेटेड कर दूंगा, तो मैं अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर लूंगा। मैं हर मशीन पे एक आदमी क्यों खड़ा करूं? मैं क्या करता हूं, मैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लेता हूं। तो रिड्यूस करने के लिए मुझे क्या करना होता है, मैं ऑटोमेशन क्रिएट कर लेता हूं वहां पे। तो जब मैं ऑटोमेशन क्रिएट करूंगा, तो उस ऑटोमेशन से मेरा कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, आदमियों की क्वांटिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, और ऑब्वियसली बात है मेरा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। प्रोसेस फॉलो एज प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। यहां पे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बिल्कुल फिक्स है। ऐसा नहीं है कि इस मशीन के बाद किसी व्यक्ति का मन करा तो उसने उठा के प्रोडक्ट को यहां से यहां रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद अगर जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी मशीन पे जाना है, तो वो दूसरी मशीन पे ही जाएगा, फिर दूसरी के बाद तीसरी पे जाएगा, फिर तीसरी के बाद चौथी पे आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले से उठा के चौथी पे रख दिया। प्री डिटरमाइंड शेड्यूल है पहले से। कंपोनेंट मटेरियल कैन नॉट बी रेडियली आइडेंटिफाइड विद द फाइनल प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है कि आप अगर मटेरियल को बीच में कहीं पे उठा के देखेंगे, तो आपको यह पता नहीं लगेगा कि भैया फाइनल प्रोडक्ट किस तरह का दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इनिशियल लेवल पे उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो वो फाइनल प्रोडक्ट से मैच नहीं करेगा, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा उसका। एंड प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इज अ रूटीन एक्शन। यहां पे भी प्लानिंग और शेड्यूलिंग आपको करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? मान लीजिए मैंने 15 असेंबली लाइन चला रखी है, प्रोडक्ट मेरा सेम है लेकिन 15 असेंबली लाइन चला रखी है। अब अचानक से क्या हुआ कि एक मशीन मेरी खराब हो गई, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भैया अब इस मशीन के बाद मैं कौन सी मशीन पे अपना ऑब्जेक्ट को भेजूंगा। तो वो प्लानिंग मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन के अंदर कॉन्टिन्यूस है प्रोडक्शन, तो इसीलिए वहां पे प्रोडक्शन मैनेजर भी ज्यादा होते हैं, असेंबली लाइन मैनेजर भी ज्यादा होते हैं, आपके जो ये होते हैं क्या कहते हैं सुपरवाइजर्स होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। जब कोई काम कॉन्टिन्यूसली होता रहता है ना, तो उसमें एरर की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। कॉन्टिन्यूस
कंटिन्यूस काम करने से क्या होता है, आपकी एरर्स भी होती हैं, तो उन एरर्स को मैनेज करने के लिए, उन गलतियों को मैनेज करने के लिए आपके मैनेजर्स और आपके जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? देखिए, प्रोडक्टिविटी सुनने में नाम आपको ऐसा लगेगा कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो एफिशिएंसी का ही दूसरा नाम होता है। जैसे आपने एफिशिएंसी सुना है, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी अर्थात आउटपुट अपॉन इनपुट। आपने किसी चीज में कुछ इनपुट दिया और आपका आउटपुट क्या निकल के आया। आप इसको सबसे अच्छे एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं? आपने गन्ने का जूस निकालने वाली, गन्ने का जो रस निकालने वाली जो मशीन होती है वो देखी होगी। आप इनपुट क्या दे रहे हैं? आप इनपुट दे रहे हैं गन्ना। वो जो गन्ना है उस गन्ने का वजन तोलिए, वजन मान लीजिए उसका 20 किलो है, आपने 20 किलो इनपुट किया, लेकिन जब आपका जूस निकल के आया तो वो मात्र आपका 2 लीटर या 4 लीटर निकल के आया। ठीक है, तो आउटपुट आपका यहाँ पे 4 लीटर जूस है और जो आपका इनपुट है वो आपका 20 किलोग्राम गन्ना है। तो अगर आप यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो 4 लीटर है उसको आप या तो 4 लीटर, इन दोनों की जो आउटपुट और इनपुट है इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। या तो आप लीटर को मास में कन्वर्ट कर लीजिए या मास को लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू, और उसके बाद जो आपकी यूनिट निकल के आएगी वो आपकी एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। प्रोडक्टिविटी भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। मान लीजिए आपने 10,000 का कच्चा माल लगा दिया और 10,000 का कच्चा माल निकलने के बाद आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में बिका वो प्रोडक्ट आपका टोटल फाइनल सब कुछ कॉस्ट लगाने के बाद वो 20,000 का बिका। तो 20,000 की आपकी आउटपुट हो गई और इनपुट आपका 10,000 का हो गया। तो यहां पे जो आपकी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी आपकी मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी ऑफ अ प्रोडक्शन सिस्टम इज एनालोगस टू द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन की एफिशिएंसी की वो एनालोगस आपका होता है। अब बात आता है मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए बच्चों, प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा उतना ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्टिविटी का मेजरमेंट होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोडक्टिविटी के मेजरमेंट के क्या क्या तरीके होते हैं। टू स्टडी परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम ओवर टाइम, आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम की परफॉर्मेंस को आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप टाइम टू टाइम उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को उतना ज्यादा मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, टू हैव रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स फॉर अ गिवन लेवल। एक लेवल पे आपके जो सिस्टम का कंपैरिजन है वो आप किसी दूसरे सिस्टम, जो परफेक्ट सिस्टम चल रहा है उस परफेक्ट सिस्टम से हमेशा कंपैरिजन करते रहना चाहिए। भैया अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो आप किससे करेंगे? जो आपकी क्लास का टॉपर है ना, आप ये कहेंगे कि भाई मेरी क्लास के टॉपर के मार्क्स इतने आए थे तो अब की बार मुझे भी कम से कम उसके आसपास तक तो पहुंचना है। तो टॉपर जो है वो परफेक्ट सिस्टम कहलाता है। उस परफेक्ट सिस्टम के साथ आपको कंपैरिजन करते रहना चाहिए जिससे कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी का पता चलता रहे। दूसरी बात, टू कंपेयर द एक्चुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम विद इट्स प्लान्ड प्रोडक्टिविटी। यानी जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है, भाई जब आप कोई काम करते हैं या आप अपना एग्जाम की बात ही कर लीजिए, जब आप अपने एग्जाम देने जाते हैं तो आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं कि भैया अब की बार मेरा टारगेट है कि मैं 75% को क्रॉस कर जाऊंगा या फिर मैं 90% को क्रॉस कर जाऊंगा। ये आपकी प्लान्ड प्रोडक्टिविटी है। लेकिन जब आपका रिजल्ट आया तो आप मात्र 85% पे आ गए, तो ये आपकी अचीव्ड प्रोडक्टिविटी है। तो आप अगर अपनी अचीव्ड प्रोडक्टिविटी और प्लान्ड प्रोडक्टिविटी में कंपैरिजन करेंगे तो वहां से आपको पता लगेगा कि अभी मुझे कितना और एफर्ट्स लगाना है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आता है आपका फीचर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट सिस्टम। आपका जो प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट सिस्टम है उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। नंबर 1, टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज इज सम ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स कंपोनेंट पार्ट। आपकी जो सिस्टम है वो सिस्टम बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना है। कैसे? अब जैसे मैं ऐसे समझिए, आपकी जो क्लास है, मैं आपसे अगर ये पूछूं, आपकी क्लास में आपके एक टीचर पढ़ाते हैं, तो आपके टीचर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इस बात से डिफाइन होगी कि उनकी क्लास में पढ़ने वाले हर बच्चे की प्रोडक्टिविटी कितनी है। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके टीचर की प्रोडक्टिविटी क्या है तो मैं ये देखूंगा कि हर बच्चे का जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी आ रही है, हर बच्चे का रिजल्ट कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हर बच्चा जो है वो कॉम्पोनेंट है ना, और हर जो आपका टीचर है वो बेसिकली आपके सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप किसी प्लांट की बात करते हैं, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो मशीन है,
आपका मशीन जो है वो एक कंपोनेंट क्रिएट करता है, आपका जो मैन है वो एक कंपोनेंट क्रिएट करता है, आपका जो मटेरियल है वो तीसरा कंपोनेंट क्रिएट करता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर आप पूरे प्लांट की एफिशिएंसी की बात करना चाहते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी की बात करना चाहते हैं, तो आपके मैन की एफिशिएंसी भी परफेक्ट होनी चाहिए, आपके मटेरियल की एफिशिएंसी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी मशीन की एफिशिएंसी भी अच्छी होनी चाहिए, और भी जितनी टाइप की एफिशिएंसीज या प्रोडक्टिविटी हो सकती है वो सारी अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पे आपका यही बात की गई है कि एंटरप्राइज की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके कंपोनेंट्स की प्रोडक्टिविटी कैसी है। द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन शुड बी सिंपल, इजी एंड कंपैरेबल। देखिए, जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन को कंबरसम बनाएंगे, डिफिकल्ट बनाएंगे, आपकी कैलकुलेशन या आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी ही ज्यादा रिड्यूस होती चली जाएगी। क्यों? कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको एजम्पशंस लेने पड़ेंगे, है ना। तो एजम्पशंस लेगो तो वो आप एजम्पशन अगर आप लोगे तो वो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, या फिर हो सकता है आप प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट प्रॉपर तरीके से कर ही ना पाए। दूसरी बात, मेजरमेंट शुड बी रियलिस्टिक, एक्यूरेट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, आप अगर प्रोडक्टिविटी के मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी का मेजरमेंट जो है ना वो सिंपल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि आप उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसको मेजरमेंट कर ही नहीं पा रहे। द मेजरमेंट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल चेंजेस। आपकी एक्सटर्नल चेंजेस जो हो रहे हैं, आपका मेजरमेंट उनसे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल चेंजेस क्या हो सकते हैं? मान लीजिए कि भैया आपके जो प्लांट है, उस प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो इस बात के ऊपर डिपेंड कर रही है कि बाहर जो आपके क्या कहते हैं, जो आपके वो हैं वेंडर्स हैं, उन वेंडर्स ने हड़ताल कर रखी है। अगर वेंडर्स ने हड़ताल कर रखी है तो उस हड़ताल का आपके प्लांट पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपके प्लांट की प्रोडक्टिविटी के मेजरमेंट पे असर नहीं पड़ना चाहिए। वो एक्सटर्नल चेंज है, उस एक्सटर्नल चेंज का फर्क यहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो पड़ रहा है तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी सही तरीके से मेजर नहीं हो पा रही। ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट शुड बी एसोसिएटेड विद द अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स। अब भैया देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर मैं ये कहने लगूं कि मैं मान लीजिए पढ़ने में तो मैं बहुत सिंपल सा एवरेज सा बच्चा हूं, और मैंने ये बोला, मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, और मैंने टारगेट बना रखा है कि मुझे इस बार 99% लेके आने हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी? यहाँ पे आपने जो गोल रखा है ना वो अचीवेबल नहीं है। अगर आप उस मतलब अचीवेबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, बट इस मोमेंट के हिसाब से जो आपकी प्लानिंग है, ये जो आपका रिजल्ट पीछे से होता आ रहा है, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि उसको करने में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपकी मेहनत करने की आदत नहीं है, तो वो रिजल्ट आप अचीव ही नहीं कर पाओगे। अगर आप वो आदत डाल लेते हो फ्यूचर में तो उस रिजल्ट को अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी के हिसाब से, अभी के हालात देखा जाए तो आप उस रिजल्ट को अचीव करने में बड़ी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि आप वो अचीव ना कर पाए, और अगर वो आप अचीव नहीं कर पाए तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो क्लैरिटी वाली बात ये है कि यहाँ पे ये तो मैंने आपको एक पर्सनैलिटी बेसिस पे बता दिया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक प्रोडक्शन सिस्टम जो है, उस प्रोडक्शन सिस्टम में जो आपके गोल्स हैं वो अचीवेबल होने चाहिए। आपके पास अचीवेबल गोल्स होने चाहिए। अगर वो गोल्स अचीवेबल नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको जो है आपके जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो उसकी जो परफॉर्मेंस हो आप सही तरीके से आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी आप सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, द मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी क्रिएट्स प्रॉब्लम। आपकी जो प्रोडक्टिविटी का मेजरमेंट है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कब क्रिएट कर सकता है? नंबर 1, व्हेन द प्रोडक्शन सिस्टम प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट। अगर आपके प्रोडक्शन सिस्टम के आउटपुट ही डिफरेंट हैं तो आप प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपका जूस जो निकल के आ रहा है वो लीटर में आ रहा है, और जो आपने मटेरियल इनपुट किया था वो आपका किलोग्राम में आ रहा है। तो अगर आप लीटर अपॉन किलोग्राम करोगे, यू विल नॉट गेट द रियल, यू कैन से प्रोडक्टिविटी। सो आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम तरीके का होना चाहिए। Whenever different kind of input like capital or labor are to be added to arrive at an aggregate output, the aggregate input figure respectively, a common unit of measurement is needed for these outputs and inputs। जो मैंने आपको अभी बताया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि आपकी जो इनपुट और आउटपुट है दोनों का यूनिट कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन यूनिट नहीं है then probably you would not be able to और आप जो आपकी प्रोडक्टिविटी है आप उसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट की बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी जो मेजर होती है वो दो तरीके से मेजर की जा सकती है। एक तो होती है पार्शियल प्रोडक्टिविटी, एक होती है टोटल प्रोडक्टिविटी। पार्शियल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? भाई मान लीजिए आपने कहा कि मेरी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो आपकी 75% है। ठीक है, कुछ लोग बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है मेरी 75% है, और लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कितने, सर 45, 55, 60। अब नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम?
द प्रॉब्लम इज कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं या जो मेजर कंपोनेंट हैं उनके अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है एज कंपेयर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आपकी ठीक है, लेकिन अगर आपसे मेजर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो वहां पे प्रोडक्टिविटी आपकी ठीक नहीं। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी कहलाएगी पार्शियल प्रोडक्टिविटी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की परसेंटेज बताओ या वहां पे आपका अपना आउटकम बताओ, वो कहलाएगा पार्शियल प्रोडक्टिविटी। लेकिन वो कोई बच्चा आके मुझसे कहने लगे सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की क्यों पूछ रहे हो, सारी पूछो भाई, उसमें मेरी ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं ना। तो उस सिचुएशन में जब वो हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो वो आपकी कहलाएगी टोटल प्रोडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होता है टोटल प्रोडक्टिविटी का सिस्टम। पार्शियल प्रोडक्टिविटी कौन कौन से टाइप की हो सकती है? पार्शियल प्रोडक्टिविटी को हम अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 हो गई लैंड की प्रोडक्टिविटी, है ना। अभी हम देखेंगे लैंड प्रोडक्टिविटी, इनके फॉर्मूलाज होते हैं जिनसे आप इनकी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। मटेरियल की प्रोडक्टिविटी, आप कितना मटेरियल यूज कर रहे हैं, कितना मटेरियल से आउटपुट निकल के आ रहा है। आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी, मैंने आपको बताया था ना, मैन मशीन मटेरियल,